हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं क्यूआर डिकम्पोजिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिकली क्यूआर डिकम्पोजिशन आपकी जैम का सिलेबस में भी नहीं है, गेट का सिलेबस में भी नहीं है और सीएसआर नेट ऐसा कुछ फॉर्मली नहीं है। बट आपको टॉपिक से हट के ये क्यूआर डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स का क्या होता है एक्चुअली बेसिकली, और इसको मैं बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कोई एक मैट्रिक्स को दिया है तो उसका क्यूआर डिकम्पोजिशन कैसे करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यूआर डिकम्पोजिशन ऑलवेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। हम लोग जब न्यूमेरिकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट से जाएंगे, ठीक है ना, तब देखेंगे कि क्यूआर डिकम्पोजिशन हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यूआर डिकम्पोजिशन को ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी क्यूआर डिकम्पोजिशन को भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। नाउ क्यों? क्योंकि जो ग्राहम स्मिथ मेथड होता है ना, जब मतलब वेक्टर के अंदर जब मतलब क्या बोलते हैं डिफाइंड कंडीशंस आ जाएगा ना, उस टाइम ग्राहम स्मिथ मेथड को यूज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो हम लोग उधर ये सब को इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग जैसे लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास जैसे छोटा मोटा, जैसे हमारे पास कुछ 2x2 मैट्रिक्स दिया और सीधा बात है n×m कुछ मैट्रिक्स दिया, n m छोटा मोटा है, ठीक है ना, जैसे 4x5 ऐसा कुछ दिया है, तो उनके लिए हम लोग क्यूआर डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं उनका मेथड देखेंगे न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। सी एक मैट्रिक्स दिया है, इनको क्यूआर डिकम्पोजिशन करना है। व्हेयर क्यू क्या है? क्यू क्या है? इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसे आएगा उसका ही अप्रोच में बताऊंगा, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड आर क्या है? आर बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? देखो, आप बोलोगे इसका नाम क्यूआर डिकम्पोजिशन ही क्यों है? इसको स्टैंडर्ड होता है, देखो एलयू डिकम्पोजिशन होता है और एक टाइप का, ठीक है ना। इसका भी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है एलयू डिकम्पोजिशन, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। मतलब इनका काम है, जैसे ए को एलयू में डिकम्पोज कर लोगे, ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन अब मैं साइड में थोड़ा बहुत हट गया हूं मतलब क्यूआर डिकम्पोजिशन से, बट फिर भी बोल रहा हूं, ऐसे कर लिए हो, देन आपको एक्स इक्वल टू बी सिस्टम को सॉल्व करना है। देखो, तो ए के जगह में पुट कर सकता हूं एलयू। अच्छा, इसको मैं दो स्टेप में लिख सकता हूं। स्टेप 1 ये है कि एल जेड इक्वल टू बी। स्टेप 2 क्या है? यू एक्स इक्वल टू क्या है? जेड। समझ में आया? हमारे पास एक्स इक्वल टू बी सिस्टम को सॉल्व करना है। कभी कभी सॉल्व करना डायरेक्टली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग ए इनवर्स फाइंड करने जाएंगे। बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया, मतलब सपोज ए को 5x5 दे दिया, तब दिक्कत आएगा ना। तो तब जाके क्या करोगे? एएलयू में ब्रेक कर लोगे, देन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन और फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके स्टेप 1 स्टेप 2 को यूज करके अल्टीमेटली आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स क्या है? एक कॉलम वेक्टर है ना बेसिकली, जो सॉल्यूशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये क्लियर है? ये एलयू डिकम्पोजिशन का काम है। बट मैं अभी क्यूआर डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ए को क्यूआर डिकम्पोजिशन करोगे, क्यू क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी बताओ, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए को क्यू आर में कन्वर्ट करोगे तो क्यू एम क्रॉस एन ही होगा और आर एन क्रॉस एन होगा। कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा, बट ये बताओ क्यू जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? ये जो क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इट्स ऑल कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल। ये सही है?
क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इनका जितना कॉलम्स है उनको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल बोल सकते हैं ना। एक मैट्रिक्स का ऑल कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल एक दूसरे के साथ, तो देन उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ मैं बोला ही हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। अच्छा, पहले देखो, हमारे पास ग्राहम स्मिथ मेथड का काम आएगा, ठीक है ना। ये ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो बाद में है। देखो, इन जनरल क्या है V1 V2 V3 V4। आपके पास चारों वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स है, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर्स है, वेक्टर्स कहां से आ रहा है? सपोज दे आर इन Rn, मैं मान लिया हूं, ठीक है ना, Rn में है, ठीक है। चारों वेक्टर दिया है, इनको हमें क्या करना है? ग्राहम स्मिथ मेथड क्या करते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक, ऑर्थोगोनल वेक्टर देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हम लोग ग्राहम स्मिथ मेथड को क्यों यूज करते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करने के लिए। अभी बताओ, इन जनरल दीज आर द वेक्टर्स दिया है, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑर्थोगोनल करेंगे। सपोज ग्राहम स्मिथ मेथड वही बोलते हैं। सपोज, अच्छा, ये एक वेक्टर का सेट है, ठीक है ना। u1 u2 u3 u4 इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो, मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूं, आपको क्लियरली बोल रहा हूं क्या है ये आपका गिवन वेक्टर है v1 v2 v3 v4। हम लोग मान लिए है, कंसीडर कर लिए कि u1 u2 u3 u4 ये एक ऑर्थोगोनल सेट है। किसका? वो v1 v2 v3 v4 का कॉरेस्पॉन्डिंग ना। और ये ऑर्डर में ही मान के चलो कि u1 v1 का कॉरेस्पॉन्डिंग, u2 v2 का कॉरेस्पॉन्डिंग, u3 v3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंड u4 v4 का कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। समझ में आया? बाद में जाके हम लोग स्मार्टली देखेंगे, वो सब बहुत काम है, बट अभी तो रूल देख लो, जनरल फॉर्मूला क्या है। क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला क्या है, हम लोग ये मान लिए हैं। तो ग्राहम स्मिथ मेथड क्या बोलता है? कंसीडर करो u1 इक्वल टू v1, ठीक है। देखो, मैं v1 v2 v3 v4 के लिए बोल रहा हूं, आप vn तक जा सकते हो, मतलब और एक्सटेंड कर सकते हो जनरल। मैं चारों के लिए बोल दिया हूं, ये काफी है ना। नाउ, क्योंकि ऐसे छोटा कुछ वेक्टर के लिए बोलोगे, मैं बोल दूंगा तो आपके लिए आसान होगा इसको याद रखने का। देखो, u2 क्या होगा बाई ग्राहम स्मिथ मेथड? u2 क्या होगा? v2 माइनस, अच्छे से देखना, v2 कोमा u1 बाई u1 कोमा u1। इसका मतलब क्या भाई? ये क्या है बेसिकली? ये इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस ये जो टर्म है, ये जो दूसरा वाला टर्म है, ये क्या है भाई? प्रोजेक्शन वेक्टर है। प्रोजेक्शन ऑफ किसका? v2 का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? u1 के ऊपर। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ v2 बाई u1, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग है, मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। ये तो प्रोजेक्शन ही है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए बोला हूं। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, मैं फिर से लिख रहा हूं, तो मैं फाइनली लिखूंगा, ठीक है। समझ में आया? मैं फाइनली लिखूंगा कि आपको क्या याद रखना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, ग्राहम स्मिथ मेथड आपको क्या बोलते हैं। ओके, तो u1 इक्वल टू v1 ये लेट करना है, ठीक है। हम लोग u1 को ऑर्थोगोनल कॉरेस्पॉन्डिंग u1 u2 u3 u4 को ऑर्थोगोनल सेट मान लिए थे, तो u1 को v1 मान लिया। u2 क्या होगा ग्राहम स्मिथ मेथड से? v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन u1 क्या होगा? देन v2 कोमा u1 बाय u1 कोमा u1, ठीक है। देन अभी बताओ u3 क्या होगा? ग्राहम स्मिथ बोल रहा है v3 माइनस v3 का प्रोजेक्शन किसके ऊपर? u1 के ऊपर,
माइनस V3 का प्रोजेक्शन U2 के ऊपर। इसका मतलब V3 कोमा U1 बाई U1 कोमा U1 U1 माइनस V3 कोमा U2 बाई U2 कोमा U2 U2। समझ में आया ग्राहम श्मिट मेथड। देन अभी इन जनरल कर सकते हो, जब U4 क्या आ जाएगा, V4 माइनस V4 का U1 के ऊपर प्रोजेक्शन माइनस V4 का U2 के ऊपर प्रोजेक्शन माइनस V4 का U3 के ऊपर प्रोजेक्शन। इसको कैसे लिखोगे ना, V4 कोमा U1 बाय U1 कोमा U1। ये तो प्रोजेक्शन वेक्टर ही है रे भाई ना। तो V4 कोमा U2 बाय U2 कोमा U2। और क्या है, और एक टर्म है V U3 के ऊपर, हो गया U3। देखो मैं चारों वेक्टर के लिए बोला हूं, V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल सेट को U1 U2 U3 U4 माना था। उनके लिए ग्राहम श्मिट मेथड कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, ग्राहम श्मिट ऑर्थोगोनलिटी मेथड। देखो बुक में आप देखोगे कि और जनरल के लिए हमेशा हम यूज करके फॉर्मूला लिख दिया, उसको याद रखना दिक्कत है और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। बट ऐसे आप चारों वेक्टर के लिए याद रखे हो, आप पांचों वेक्टर के लिए कर सकते हो। सपोज U5 आया, उसको कैसे करोगे, ऊपर सेट V1 V2 V5 तक था, तब U5 को आप एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे। ये जनरल मेथड है। तो ऐसे हम लोग कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिए है, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल बना सकते हैं यूजिंग ग्राहम श्मिट, ठीक है। अभी तो इसके बारे में आइडिया हो गया, ठीक है। अभी हम लोग मेन जो टॉपिक क्या था, मैं बोला था क्यूआर डिकम्पोजिशन कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के लिए, उसको मैं न्यूमेरिकली दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ सी चेक, मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, ये जो मैट्रिक्स है उसको क्या लेंगे, 2 मेरा मैं लिख के रखा था उसको ही लूंगा, ठीक है, 3 4 1 ऐसा मैं कहीं से गूगल सर्च करके मुझे मिला है, ठीक है। ये क्या है, 3x2 मैट्रिक्स है। देखो हमारे पास A इक्वल टू क्यू आर करना है, और Q क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और हमें पता है A 3x2 है तो Q 3x2 होगा, R क्या होगा 2x2 होगा, हमें पता है। सो मैं ये जो फर्स्ट कॉलम है A का, उसको मैं V1 मान रहा हूं, सेकेंड जो कॉलम है उसको V2 मान रहा हूं। सो क्या हुआ, V1 इक्वल टू हमारे पास आया 2 2 1, V2 क्या आया 3 4 1। बट आपको क्लियरली दिख रहा है इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 V2 नॉट इक्वल टू 0, तो दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, राइट। ये तो ऑर्थोगोनल नहीं है, राइट, ये ऑर्थोगोनल नहीं है एक दूसरे के साथ। हमें क्या करना है, ग्राहम श्मिट लगाना है। लेट U1 U2 क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल वेक्टर सेट। समझ में आया, ये मान लिया। देन क्या करोगे, U1 इक्वल टू V1 लेट ग्राहम श्मिट मेथड से, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 2 1 वही रह जाएगा। U2 क्या है भाई, V2 माइनस V2 का U2 के U1 के ऊपर प्रोजेक्शन, राइट, तो वही कर लीजिएगा U1 U1 U1। इसको करोगे तो क्या होगा, V2 माइनस, भाई इनर प्रोडक्ट का मतलब स्केलर में जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ही डिनोट करते हैं, जो मतलब Rn का वेक्टर का है ना, ठीक है, या R3 का वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, 2x3 तो क्या होगा 6 होगा, 2x4 क्या होगा 8 होगा, 1x1 क्या होगा 1 होगा। नीचे क्या होगा ना, U1 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, ये U1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, क्या होगा 3 4 1 माइनस क्या होगा भाई, ऊपर में देखो, ऊपर में क्या आ रहा है 15 बाई नीचे 9, इसका मतलब 5/3, मतलब क्या बोलते हैं 3 से डिवाइड कर दिया वो ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 1। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या होगा 3 4 1 माइनस क्या होगा
10/3, 10/3 और ये क्या होगा 5/3। इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको u2 मिल जाएगा। ये क्या होगा भाई, आपका होगा -1/3, वही हो रहा है ना, ये होगा आपका 2/3, ये क्या होगा आपका -2/3। अभी आप चेक करके देखो खुद के लिए, ग्राहम स्मिथ तो बोल रहा है u1 u2 ऑर्थोगोनल होगा ही। आप चेक करके देखो क्या करोगे, 2 इंटू -1/3 मीन्स -2/3 प्लस 4/3 और -2/3, 0 हो रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो u1 ऑर्थोगोनल टू u2। ये ऑर्थोगोनल का नोटेशन है ना, क्लियर। नाउ हमारे पास Q क्या था, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थो Q क्या था, Q ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब उनका कॉलम्स क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल होगा, राइट। नाउ हम लोग क्या कर सकते, नाउ U1 नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल मिल जाएगा, राइट। नॉर्म से डिवाइड करके हम लोग स्केलिंग करना पड़ता है ना। तो U1 क्या था, U1 था 2 2 1, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, इसका मतलब 3 हो जाएगा। और U2 का नॉर्म क्या होगा, U2 का नॉर्म होगा आपका -1/3 का होल स्क्वायर 1/9, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 प्लस -2/3 का होल स्क्वायर 4/9, ये आपका 1 आ रहा है। सो हमारे पास क्या होगा, U1/U1 नॉर्म कोमा U2/U2 नॉर्म, ये क्या है आपका, ये आपका ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर सेट, राइट। corresponding to column vectors of इसका मतलब आपको अभी समझ में आ गया होगा, आपको अभी समझ में आ गया होगा मैं क्या मीन करना चाहता हूं। सो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि आपके पास जो Q होगा वो होगा आपका U1/U1 नॉर्म होगा आपका फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब 2/3 2/3 1/3 ये हो जाएगा। सेकेंड कॉलम क्या होगा, आपका सेकेंड कॉलम होगा -1/3 2/3 -2/3। सो फाइनली आपको Q फाइंड करने के लिए क्या है, A इक्वल टू QR करना है तो A का जो कॉलम्स है उनको V1 V2 डॉट डॉट करके मान लीजिएगा, उनको ये जो सेट है कॉलम का सेट है उनको कन्वर्ट करके ऑर्थोगोनल सेट बनाइएगा ग्राहम स्मिथ यूज करके, देन उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाएगा, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल। समझ में आया। तो आपको क्यू डिकम्पोजिशन करना है तो ए का जो कॉलम्स है उनको ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर पे कन्वर्ट करना है और उसको कॉलम वाइज लिख देना है, वो आपको मिल जाएगा क्यू, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ए का जो कॉलम्स था उसको ही ऑर्डर में रख के ऑर्थोनॉर्मल बनाना है एंड क्यू वेक्टर आपको मिल जाएगा, सॉरी क्यू मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। नाउ कुछ नहीं करना आपको, क्यू ऑर्थोगोनल है तो क्यू ट्रांसपोज क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो है ना भाई, इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज, राइट। भाई क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी तो आपका होल्ड हो रहा है, राइट। सो हमारे पास क्या था, A इक्वल टू क्यू आर था, तो क्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा भाई, क्यू आर, और ये टर्म क्या है, आइडेंटिटी है, इसका मतलब आई आर इक्वल टू आर। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो क्यू ऑलरेडी मिल गया है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर कैसे निकालोगे, क्यू ट्रांसपोज है, ठीक है ना। क्यू ट्रांसपोज कैसे होगा भाई, 2/3 कैसे होगा, ट्रांसपोज कर दोगे, रो कॉलम इंटरचेंज कर दोगे, हो जाएगा। और ये क्या होगा, -1/3 2/3 -2/3, और इसको ए मैट्रिक्स क्या था, 2 2 1 था, और सेकेंड कॉलम क्या था, 3 4 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर आ जाएगा। तो आर क्या होगा भाई, 2/3 मीन्स 4/3 प्लस 4/3 मीन्स 4 4 8/3 प्लस 1 9/3 मीन्स ये 3 होगा, और इसको करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6/3 प्लस 8/3, 8 6 मीन्स 14 15/3 15/3 मीन्स 5 हो जाएगा,
और इसको करोगे तो क्या होगा भाई, इसको 0 आएगा। भाई मैं पहले ही बोला हूं, आर जो आएगा ना अपर ट्रायंगुलर आएगा, तो अपर ट्रायंगुलर आएगा, वो जो डायगोनल का नीचे वाला ऑल टर्म को 0 होना चाहिए। 0 नहीं आया तो आप समझ लेना आपका गलत है, ठीक है, ठीक है ना, कैलकुलेशन गलत है और कुछ नहीं। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -3/3 प्लस 8/3 -2/3, इसका मतलब 8 -5/3, इसका मतलब 3/3, इसका मतलब 1। तो आपका क्या आ गया फाइनली, सो क्यूआर डिकम्पोजिशन का जो काम था वो खत्म हो गया। ए क्यूआर, इसको फाइनली लिखोगे तो कैसे दिखेगा ना, ए को लिख देते हैं, क्या क्या था, 2 2 1 था और क्या था 3 4 1 था, राइट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2/3 2/3 1/3, ये हो गया क्यू का फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम होगा -1/3 2/3 -2/3, ये हो जाएगा। और इसको 3501, मेथड समझ में आया। ए जो मैट्रिक्स है इनका कॉलम को लोगे, उसको ऑर्थोनॉर्मल बना के आपको क्यू मिल जाएगा। देन क्यू ट्रांसपोज क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसको यूज करके आपका आर मिल जाएगा क्यू ट्रांसपोज ए से दिस आर। क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, ए इक्वल टू क्यू आर आपका होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। ये 2 आ रहा है, देख लेते हैं, ये 2 आ रहा है, इसको करोगे तो 10 - 3 आ रहा है, ठीक है ना। और इसको करोगे तो आपका 2 आ रहा है, इसको करोगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको करोगे तो 1 आ रहा है, और इसको करोगे तो क्या आ रहा है, इसको करोगे तो 1 आ रहा है। तो क्यू आर को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे ए आ रहा है। ये क्यू आर मेथड आप बोलोगे आपका कोई जैम गेट और नेट का एग्जाम में तो उतना जरूरत है नहीं, बट फिर भी लीनियर अलजेब्रा का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्यू आर डिकम्पोजिशन आपको सीखना चाहिए। बाद में जब आप न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे और उस टाइम फ्लॉप काउंटिंग से देखोगे, देखो ऑल दिस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन करने से हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, मतलब एडवांटेजेस मिल रहा है। कहाँ पे जाके काम में आएगा, हम लोग सब लोग सोचते हैं टाइम के बारे में, कितना कम टाइम में कुछ इफेक्टिव कुछ मिल जाए, तो इसीलिए मैट्रिक्स के ऊपर इतना कुछ काम चल रहा है। हम लोग जैसे कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, कुछ भी हम लोग पॉपुलेशन का, एज का, डिफरेंट टाइप का जो, और मार्कशीट का, ये सब जो डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसको जो बॉक्स के अंदर हम लोग चार्ट शीट बनाते हैं, उसको तो हम लोग मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं ना। तो दैट मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग सिंप्लीफाई करके कितना आसानी से उसको कम टाइम में उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, ठीक है ना। हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस हिसाब से हमें उस डायरेक्शन में जाना है, तो मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके करना है। इसीलिए एलयू डिकम्पोजिशन करते हैं, क्यूआर डिकम्पोजिशन करते हैं, और बहुत सारा चीजें सीखते हैं, जैसे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखे हैं, बोल रहा है डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में आ रहा है, सब कुछ सेम ही है कि हम लोगों का टाइम कुछ एडजस्ट हो जाए, कम टाइम में अच्छा कुछ हो जाए, इसलिए, ठीक है ना।